नमस्कार। अपनी हड़प नीति के अनुरूप लॉर्ड डलहौजी ने झांसी में भी दत्तक पुत्र को मान्यता न देते हुए उसे हथियाना चाहा, लेकिन जब तक महारानी लक्ष्मीबाई के शरीर में रक्त की एक भी बूंद है तब तक स्वातंत्र कौस्तुभमणि उसके कंठ में ही शोभा पाएगी। झांसी का राजप्रसाद, झांसी जरीपटका राज सिंहासन, उसका सतीत्व झांसी की रानी लक्ष्मी के साथ या तो स्वतंत्र रहेंगे या स्वाधीनता की यज्ञाग्नि में भस्म हो जाएंगे। अपनी बुलंद आवाज में मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, जिसकी हिम्मत हो वो आजमा ले के साथ वीरांगना लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार हो गईं। संपूर्ण बुंदेलखंड धधकने लगा। सागर, नौगांव, बांदा, बानापुर, शाहगढ़ और कालपी में भी प्रतिशोध की भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पिछले अंकों में हम देख चुके हैं कि कैसे झांसी पूरी तरह महारानी के आधिपत्य में आई और कैसे वहां फिरंगियों का सफाया हुआ। 1858 के प्रारंभ में एक बार फिर झांसी जीतने यूरोज 5000 सैनिकों के साथ मऊ से झांसी की ओर रवाना हुआ। 20 मार्च को इस सेना ने झांसी से 10 किलोमीटर दूर अपना डेरा जमाया। उसके आगमन के पूर्व ही रानी की आज्ञा से पूरा क्षेत्र उजाड़ दिया गया था। छाया को वृक्ष नहीं बचे थे, खेतों में तिनका तक नहीं था। ऐसी उजाड़ भूमि में भूख प्यास का कष्ट उठाती अंग्रेज सेना को देशद्रोही टिहरी नरेश ने रसद और पानी पहुंचवाया, लेकिन इन सबसे बेपरवाह रानी युद्ध की तैयारियों में जुटी हुई थी। वे निराश हृदयों में आशा का संचार करते हर बुर्ज पर, हर द्वार पर घूमती नजर आती थी। चतुर तोपचियों का चुनाव करने में व्यस्त थी। झांसी की जनता पूरे उत्साह से उनके साथ थी। कारीगर युद्ध सामग्री बनाने में व्यस्त थे। सैनिक बंदूक थामते तो उनमें गोलियां भरने का काम आम जन करते, वे ही तलवारों पर धार देते। स्त्रियां कहाँ पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने रसद और हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। 25 मार्च से युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ की तोपें गरजने लगीं। शहर के अंदर दिन रात 50-50 पाउंड के गोले आग बरसाते हुए गिर रहे थे। 26 तारीख को भारी फिरंगी गोलाबारी के चलते जब दक्षिणी द्वार पर झांसी के सैनिकों को तोपें चलाना मुश्किल हो गया तो पश्चिमी द्वार के तोपची गुलाम गौश खान ने अपनी घनगर्ज तोप का मुंह उस ओर कर दिया और उसके प्रहार से अंग्रेजों का मुख्य तोपची मारा गया। रानी ने तुरंत अपने हाथ का कड़ा निकालकर उसे इनाम में दिया। युद्ध के 7वें दिन सूर्यास्त के समय अंग्रेजों के गोले से मुंडेर ढह गई, लेकिन सुबह अंग्रेज चकित रह गए जब रातों रात बनकर पहले की तरह तैयार मुंडेर उन्हें नजर आई। 31 मार्च तक यह लड़ाई ऐसे ही चलती रही। दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ। तभी छबीली बहन का भाई तात्या कानपुर में पराजित होने के बाद भी मदद के लिए झांसी आ पहुंचे। कानपुर से चले तब बमुश्किल उनके पास 3000 सैनिक बचे थे, लेकिन इस समय झांसी में उनके साथ 22,000 का सैन्य बल था। अंग्रेज हैरान थे कि आखिर उनके पास सेना आ कहां से जाती है। अंग्रेज दोनों तरफ से घिर गए थे, लेकिन तात्या की ये सेना कोई प्रशिक्षित सेना नहीं थी। भीड़ और अनुशासित सेना बल में अंतर होता है। अंग्रेजों की तोपों के सामने नौसिखिया सेना टिक नहीं पाई और 1 अप्रैल को केवल तात्या ही नहीं हारे, झांसी किले के अंदर संघर्ष कर रहे, जूझ रहे सैनिकों की आशा भी टूट गई। 3 अप्रैल को अंग्रेजों का आखिरी हमला झांसी पर हुआ। रानी बिजली की तरह घूम रही हैं, किसी को सोने के कड़े तो किसी को पोशाक बांट रही हैं, किसी की पीठ ठोकती तो किसी को मुस्कुराकर निहाल करती। गुलाम गौश खां, कुंवर खुदाबख्श तोपों से आग बरसा रहे हैं। लेफ्टिनेंट माइकल जौहान, लेफ्टिनेंट बोनस, लेफ्टिनेंट फॉक्स ने सीढ़ियों से प्राचीर पर चढ़ने की हिम्मत जुटाई। तभी तोप के गोले ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी।
अंग्रेज़ों ने पीछे हटने का बिगुल बजाया और सैनिकों ने भागकर चट्टानों की ओट ले ली। मुख्य द्वार पर अंग्रेज हार गए तो क्या, जब तक नीच विश्वासघाती देशद्रोही इस धरा पर हैं, शत्रुओं को चिंता करने की कहाँ आवश्यकता है। दक्षिणी द्वार से अंग्रेज बुर्ज पर चढ़ाए और उसके बाद तो झांसी में आग जनी और विध्वंस का बाजार गर्म हो गया। राजप्रसाद के पहरेदार मारे गए, राजमहल लूटा जाने लगा। परकोटे पर खड़ी रानी ने एक बार झांसी पर नजर डाली और अपने को बच्चे को बचाने जैसे कोई शेरनी झपट रही हो, हाथ में नंगी तलवार लिए फुर्ती से वह दक्षिणी द्वार की ओर दौड़ पड़ी। 1500 सैनिक उनके पीछे पीछे लपके, खन खन की आवाज़ों के साथ तलवारों से तलवारें भिड़ गईं। बहुत से गोरे मारे गए, लेकिन नगर तो जल ही रहा था। 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा, जो फिरंगियों के सामने आया वह मारा गया। एक बूढ़े सरदार ने रानी को समझाया, सरकार, अब यहाँ रुकना खतरनाक है। आपको किला छोड़कर शत्रु दल को चीरकर अब पेशवा की सेना में पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिए। रानी ने स्थिति को समझकर कहा, मैं मैदान में लड़ते हुए मरना पसंद करती हूँ, किंतु कोई विधर्मी मुझे स्पर्श करे यह मुझे स्वीकार नहीं है। मैं बस गिरफ्तार नहीं होना चाहती। सब सरदार एक स्वर से बोले, जब तक हम में से कोई भी जीवित है, आपके रोम को भी कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। उसके बाद पुरुष वेश में फौलादी कवच पहने, पीठ पर रेशमी धोती से बंधा उनका दत्तक पुत्र दामोदर, कमर में लटकी तलवार। जब घोड़े पर सवार हुई रानी तो साक्षात महामाया प्रतीत हो रही थी। रानी तो 10-15 घुड़सवारों के साथ घेरे से निकल गईं, किंतु लेफ्टिनेंट वाकर ने उनका पीछा किया। मुठभेड़ हुई और वाकर को घायल कर रानी सुरक्षित कालपी पहुंच गईं। 102 मील का लगातार सफर। रानी जैसे अमूल्य रत्न को अपनी पीठ से उतारते ही स्वामी भक्त घोड़े ने प्राण त्याग दिए। उसका विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच अन्य घुड़सवारों की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई। मोरोपंत तांबे घायल होते हुए भी दतिया तक पहुंच गए, किंतु वहां के देशद्रोही दीवान ने उन्हें गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया और वे फांसी पर चढ़ा दिए गए। बिना बांदा नरेश का उल्लेख किए यह कहानी अधूरी ही रहेगी। महान बाजीराव की प्रेयसी मस्तानी के वंशज इस राजा ने अपने राज्य में विदेशी दासता का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था। बिटलोक ने बांदा पर धावा बोला और कई मुठभेड़ों के बाद हार कर बांदा के नवाब 19 अप्रैल को अपनी सेना के साथ कालपी की ओर कूच कर गए। बिटलोक ने उसके बाद करवी के 10 वर्षीय राजा को अकारण अपदस्थ कर उसका खजाना लूटा और फिर महोबा में डेरा जमाया। उधर झांसी को जमकर ध्वस्त करने के बाद यूरोज की सेनाएं कालपी में एकत्रित नाना साहब के भतीजे राव साहब, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बांदा के नवाब, इन सबको घेरने को बढ़ी। क्रांतिकारियों ने आगे बढ़कर कंच गांव में उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन पराजय हुई और उसके बाद राव साहब के नेतृत्व में कालपी में संघर्ष हुआ। इस बीच तात्या अपने पिता से मिलने के बहाने वहां से निकल गए। कालपी की इस लड़ाई में रानी का तेज देखते ही बनता था। 21 वर्षीय युवती के शरीर में मानो बिजली भरी हो। उसके घोड़े का वायु वेग से उड़ना, गाजर मूली की तरह अंग्रेजों को काटना, इसे देखकर उनकी सेना में अपूर्व उत्साह का संचार हो रहा था और शुरुआती धावे में अंग्रेजी तोपें क्रांतिकारियों के हाथों में आ गईं। लेकिन उसके बाद यूरोज ने अपने ऊंटों के काफिले को आगे बढ़ाया और उनकी दम पर पेशवा की सेना को पीछे हटने पर विवश कर दिया। 24 मई को यूरोज ने कालपी में प्रवेश किया, किंतु उसके पूर्व सारे क्रांतिकारी नेता वहां से सकुशल निकलकर किसी अज्ञात स्थान को चले गए। अब सवाल उठता है कि इस युद्ध के बीच
तात्या को अपने पिता से मिलने की सनक क्यों उठी थी? सावरकर जी का अनुमान है कि वह ग्वालियर गए थे, वहाँ अपनी व्यूह रचना जमा कर वापस आए और गोपालपुर में आकर राव साहब से मिले। इसके तुरंत बाद ग्वालियर अभियान प्रारंभ हुआ। 28 मई को अमीन महल पहुंचकर पेशवा राव साहब ने सिंधिया को खत लिखा, पुराने आपसी संबंधों का स्मरण कराया, हमारी सहायता करो यह कहा। लेकिन सिंधिया तो सेना और तोपें लेकर अपने नियुक्तिदाता पेशवा से ही दो दो हाथ करने आगे चल दिए। छेड़ी हुई नागिन से अधिक क्रोधातुर रानी लक्ष्मीबाई उन पर टूट पड़ी। महाजी सिंधिया के वंशज अंग्रेज भक्त जयाजी और उसके मुसाहिब बगलें झांकने लगे। अब तात्या की बारी थी, वे आगे बढ़े। उन्हें देखते ही ग्वालियर के सरदारों ने लड़ने से मना कर दिया। ग्वालियर नरेश का सिंहासन लड़खड़ा कर गिर पड़ा और कायर जयाजी अपने मंत्री दिनकर राव राजवाड़े के साथ आगरा भाग गया। ग्वालियर पहुंचने पर ग्वालियर की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर इन वीरों का स्वागत किया। पेशवा राव साहब के सम्मान में तोपें दागी गईं। सिंधिया के खजांची अमरचंद बाठिया ने शिंदे के खजाने का सब कुछ पेशवा के चरणों में समर्पित कर दिया। 3 जून को फूलबाग में बड़े समारोह पूर्वक पेशवा का दरबार हुआ, जिसमें रामराव गोविंद को प्रधानमंत्री तथा तात्या टोपे को सेनापति नियुक्त कर रत्न जड़ित तलवार प्रदान की गई। अष्टप्रधानों का चुनाव हुआ और सैनिकों को 20 लाख रुपए बांटे गए। लेकिन दुर्भाग्य कि क्रांतिकारी अपनी मस्ती में मस्त थे, उधर यूरोज अपनी सेना के साथ चढ़ाया। अपने साथ वह देशद्रोही शिंदे को भी लाया था और भोली प्रजा को धोखा देने के लिए घोषणा की थी कि अंग्रेज अपने लिए नहीं, जयाजीराव शिंदे के लिए लड़ने आए हैं। अंग्रेजों का मुकाबला करने को तात्या आगे बढ़े, पर मुरार छावनी में पराजय हुई। रानी सैनिक वेश धारण किए कोटा की सराय पर मोर्चेबंदी कर रही थीं। लक्ष्मीबाई की 2 सखियां मुंदर और काशी भी उनके साथ थीं। रानी के प्रबल पराक्रम के सामने उस दिन स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। अगले दिन 18 तारीख को वह नई कुमुक के साथ झांसी की सेना पर टूट पड़ा। रानी की वीरता को जानने वाला यूरोज भी आज उसके साथ था। असाधारण शौर्य से लड़ती रानी ने जब देखा कि विजयी अंग्रेज सेना चारों तरफ से हमला कर रही है, कुल 15-20 सैनिक ही शेष बचे हैं, तो उन्होंने अपनी दोनों सखियों के साथ घोड़े को एड़ लगाई और अगली पंक्ति में युद्ध कर रहे अपने लोगों के पास पहुंचने को बढ़ी। गोरे घुड़सवार शिकारी कुत्तों की तरह उनका पीछा कर रहे थे। तभी एक अंग्रेज द्वारा चलाई गोली ने उनकी सखी मुंदर की जान ले ली। रानी ने पीछे आकर उस अंग्रेज के 2 टुकड़े कर दिए। घूमकर आगे बढ़ी तो सामने आए नाले पर नया घोड़ा अड़ गया और फिर असंख्य अंग्रेजी तलवारों से एक अकेली तलवार कब तक सामना करती। एक ने पीछे से वार किया तो सर का दाहिना हिस्सा और एक आंख निकलकर बाहर लटकने लगी। दूसरा बार छाती पर हुआ। अपने ऊपर वार करने वाले को 2 टुकड़े कर रानी अंतिम सांस लेने लगी। रानी के विश्वास पात्र रामचंद्र राव देशमुख ने उन्हें उठाया और पास की झोंपड़ी में ले गया। बाबा गंगादास ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया और रक्त से लथपथ उस देवी के शरीर को बिछौने पर लिटा दिया। उनकी पावन आत्मा स्वर्ग सिधार गई। रामचंद्र राव ने अपनी स्वामिनी के अंतिम आदेश का पालन करते हुए पराधीनता के अपवित्र स्पर्श से बचाने घास का ढेर लगाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। बाबा गंगादास की झोंपड़ी के पास स्वातंत्र समर के ज्वालामुखी की अंतिम ज्वाला जल उठी। वंदे मातरम।